मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मजे से हैं ना? सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि कल जो मैंने वीडियो डाला था, तकनीकी कारणों से उसमें कुछ वॉइस प्रॉब्लम रही है, उसमें आवाजें नहीं आ रही हैं। तो इसलिए मुझे दोबारा यह वीडियो बनाना पड़ रहा है उसी टॉपिक को लेकर के। तो आइए हम एक बार फिर से जानना चाहते हैं कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है। लोकतंत्र के क्रमिक विकास के दौरान हम लोगों ने किस तरह से लोकतंत्र का विकास हुआ, धीरे धीरे लोकतंत्र दुनिया के अधिकतम देशों तक फैला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि लोकतंत्र में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें होगी जिसके कारणवश अन्य अन्य प्रकार के शासन प्रक्रियाओं से, शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र को अधिकतम देशों में लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो इसमें जरूर कुछ न कुछ विशेषताएं होगी। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर इन्हें अधिक लोगों ने पसंद किया, अधिक देशों में पसंद किया गया, लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो उन्हीं विशेषताओं की बात करते हैं। पहले हम आपको याद दिला दें कि 11 सितंबर 1973 में 11 सितंबर 1973 से पहले जो दक्षिण अमेरिका का देश चिली था, वहां सेल्वाडोर आइंदे की सरकार थी। परंतु वहां सेना के द्वारा सैनिक तख्तापलट किया जाता है और 11 सितंबर 1973 के बाद सैनिक तख्तापलट के माध्यम से सैनिक शासन की स्थापना किया जाता है जनरल अगस्तो पिनोसे के द्वारा। और जनरल अगस्तो पिनोसे की सैनिक सरकार 1988 ईस्वी में जनमत संग्रह कराने के बाद समाप्त हो जाती है और वहां एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना होती है, जिसमें मिशेल बैचेले की सरकार, ये जो चीजें हम लोगों ने जाना था। उसके बाद एक दूसरे सरकार पोलैंड की बात करते हैं। यूरोप के एक देश था पोलैंड, जहां साम्यवादी समर्थित सरकारें थी। सोवियत संघ रूस की साम्यवादी सरकार थी। यह सरकार भी एक पार्टी की सरकार थी। इस प्रकार से यह एक अलोकतांत्रिक सरकार थी। लेकिन यहाँ भी 1990 के दशक में लेक वालेसा के नेतृत्व में जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन किया गया। 1980 के दशक की जो अलोकतांत्रिक सरकार थी, वह एक पार्टी की सरकार थी और उस पार्टी का नेतृत्व जारूजेल्स्की के द्वारा किया जा रहा था। और उसके बाद 1990 के दशक में उसमें परिवर्तन आता है और लेक वालेसा के नेतृत्व में पोलैंड में एक सरकार बनती है, जो पूर्व की सरकार से इस तुलना में भिन्न रहती है कि यहाँ एक निर्वाचित सरकार का गठन किया जाता है। तो हम इन दोनों ही सरकारों की सबसे पहले तुलना कर लेते हैं। पहले जानना चाहेंगे कि जो अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, उन अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या क्या भिन्नता है। दोनों देशों की जो अलोकतांत्रिक सरकार है उसमें क्या भिन्नता है। देखिए, चिली के जो पिनोसे की सरकार है और पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार है, दोनों ही अलोकतांत्रिक सरकार है। तो चिली के पिनोसे सरकार जो है, यहाँ सैनिक शासन की स्थापना है। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड की जो साम्यवादी सरकार है, वहां एक पार्टी की सरकार है। यहाँ सैनिक सरकार है और यहाँ एक पार्टी की सरकार है। दूसरी भिन्नता, पोलैंड की सरकार के द्वारा यह दावा किया जाता है कि पोलैंड के मजदूर संघ द्वारा इस सरकार का संचालन किया जाता है, जबकि चिली की सरकार ऐसी कोई दावा नहीं करती है। और तीसरा अंतर है कि पोलैंड में मजदूर संगठन के अधिनायकवाद था और चिली में सैनिक अधिनायक। इन विभिन्नताओं के बावजूद, इन विभिन्नताओं के मौजूद होते हुए भी इन दोनों सरकारों में कुछ समानताएं भी थी। क्या समानताएं थी? तो जनता अपनी इच्छा से शासक का चुनाव नहीं करती। इन दोनों ही देशों में जनता को अपनी इच्छा द्वारा शासक के चुनाव करने का कोई अधिकार नहीं होता। जनता अपनी इच्छा से शासन का चुनाव नहीं करती है। दूसरी समानता क्या है? सरकार के समक्ष विचार व्यक्त करने, विरोध करने, संगठन बनाने, राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार जनता को नहीं है। तो इन दोनों देशों में, इन दोनों अलोकतांत्रिक जो गैर लोकतांत्रिक सरकारें थी, इन दोनों गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ये समानताएं पाएंगी कि जनता को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं था। अब हम जो दोनों देशों में
अलोकतांत्रिक सरकारों को हटा करके जब लोकतांत्रिक सरकारें बनाएंगे तो उस लोकतांत्रिक सरकारों की समानताओं को देखते हैं कि उन लोकतांत्रिक सरकारों की में क्या विशेषताएं थी। तो अगर दोनों देशों की लोकतांत्रिक देशों की तुलना करें तो इसमें सरकारों का चुनाव देश की जनता के द्वारा किया जाता है। किसी भी देश के लोकतांत्रिक सरकार में सरकार का शासक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। जनता के मत के द्वारा बहुमत के आधार पर सरकार का चयन किया जाता है, यानी पूर्ण रूप से जनता की सहभागिता होती है। दूसरा, बिना चुने हुए नेता या बाहर से संचालित शक्तियां या फौज शासन नहीं चला रही होती है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में न तो बिना चुने हुए नेता सरकार चला सकते हैं, न ही बाहर से संचालित कोई शक्तियां शासन चला सकती है, और न ही सेना की कोई अधिकार होता है। सेना अपनी काम करती है, शासन चलाने में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती है। और तीसरा, नागरिकों को विभिन्न प्रकार के बुनियादी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर कोई अधिकार नहीं था, ये सारे अधिकार जनता को प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर के जब हमने इन दोनों अलोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारों का तुलना किया तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों में जनता को कई प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, और इन सब चीजों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकारों की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। लोकतांत्रिक सरकारों की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो सबसे पहला बात, मैं इसको समझाने से पहले एक बार आप लोग अपनी कॉपी पर कलम से लिख लीजिए, थोड़ा सा वीडियो को स्लो करके। सबसे पहली विशेषता क्या हम लोगों ने देखा, लोगों को अपनी मर्जी की सरकार चुनने का पूर्ण अधिकार होता है। हम लोग अपने मर्जी से अपना वोट करते हैं कि हमको किसको अपनी सरकार के लिए चयन करना है, किसको हमको अपना मत देना है, हमारा नेता कौन होगा, हमारी प्रतिनिधि कौन होगा। तो लोगों को अपनी मर्जी की सरकार चुनने का अधिकार होता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, लोगों द्वारा चुने गए नेताओं द्वारा ही देश पर शासन करने का अधिकार होता है, और अन्य किसी लोगों को सरकार में शामिल नहीं किया जाता है। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा ही देश पर शासन किया जाता है। तीसरा, लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वे अपने विचार सरकार के समक्ष रख सकते हैं, सार्वजनिक कर सकते हैं। चौथा, लोगों को सरकार का विरोध करने की आजादी होती है। अगर लगे कि सरकार के उठाए गए कोई कदम हमें अलोकतांत्रिक लग रही है, गलत लग रही है, या जनता के लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे में लोगों द्वारा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का पूरी आजादी होती है। और पांचवा, लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। लोग संगठन बना सकते हैं और उस संगठन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपनी बातों को रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में ये 5 प्रकार की विशेषताएं शामिल होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी, और एक बार फिर से कल के वीडियो के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, और उसी के कारण मैं यह दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूं। आप लोग देखिए, और तुरंत आज जो है कि आगे का मैं जो यहाँ लोकतंत्र की विशेषताएं देखा, अब अगला जो चैप्टर हम लोगों का होगा, अगला टॉपिक जो हम लोगों का होगा, हम आप लोगों को बता देते हैं लोकतंत्र के विभिन्न चरण, लोकतंत्र का किस तरह से चरण वाइज विकास हुआ है, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।